के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए देश का खून खौल रहा है। बदला कल्पना से बड़ा होगा, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आतंकवादियों की, टेररिस्ट की बची खुची जमीन खत्म होगी और जो हमने पहले नहीं किया वो सिंधु जल संधि को खत्म करके हम कर चुके हैं। लेकिन एक और फैसला जो हम पहले नहीं कर पाए वो हो सकता है इस बार हो जाए। पीओके जो भारत का हिस्सा है उसे व्यावहारिक तौर पर भी भारत का हिस्सा बना लिया जाए। शिमला समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होने से भारतीय सेना जब चाहे एलओसी को पार कर पाकिस्तान में घुस सकती है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि आशंका पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने जाहिर की है। खुद पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना पुलिस से परेशान है। भेदभाव, बेरोजगारी, तंगहाली और पिछड़ेपन के कारण पीओके के लोगों को पीएम मोदी से विकास की उम्मीदें हैं, क्योंकि वहां के लोग भारतीय संसद के अनुसार भारतीय नागरिक हैं। पीओके के लोग दशकों से पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन अब पीओके को भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। एक रिपोर्ट देखिए। तो पीओके के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आजादी को पाने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ पीओके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके का हिंदुस्तानी मन, जगह जगह प्रदर्शन। आजादी कमाला, आजादी मुझे देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की बर्बादी, पीओके मांगे आजादी। पीओके की आवाज, मोदी बने सरताज। ये पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता है। बलूचिस्तान प्रांत के बाद अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों के बीच प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार के भेदभाव से परेशान ये जनता पाकिस्तान से आजाद होना चाहती है, इसलिए यहाँ विरोध चरम पर है। तंगहाली, महंगाई, विकास से अछूते इलाके, सौतेलापन जैसे व्यवहार से ये लोग परेशान हैं, इसलिए यहाँ आजादी की मांग उठती रही है। पीओके के रावलकोट की सड़कों पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आजादी के नारे जब तब गूंजते रहते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेता अजमल राशिद ने रावलकोट में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ के लोगों को पाकिस्तान की सेना से आजादी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरह विकास हुआ उसको देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहते। पीओके वैसे भी भारत का हिस्सा रहा है, आज न कल भारत में पीओके शामिल होके रहेगा। हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, पीओके को भारत में शामिल कराने को लेकर पीएम मोदी का इरादा भी बिल्कुल साफ है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने
उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। पीओके को विदेशी जमीन मानता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 में कश्मीर का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि पीओके तभी पाकिस्तान का हिस्सा होगा जब यहाँ के लोग देश में शामिल होने का फैसला करेंगे। यानी पाकिस्तान के लिए पीओके अभी भी विदेशी जमीन बना हुआ है। 2024 में पीओके के कवि और पत्रकार अहमद फराज शाह को किडनैप कर लिया गया था। इन्हें मुजफ्फराबाद पुलिस ने एंटी टेररिज्म कानून समेत कई मामलों के तहत गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शाह को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पीओके में पुलिस कस्टडी में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि पीओके विदेशी क्षेत्र है जिसका अपना संविधान है, वहां अपनी अदालतें हैं। हाई कोर्ट ने सवाल किया था कि जब पीओके विदेशी जमीन है तो पाकिस्तानी सेना वहां कैसे दाखिल हो सकती है। अब पीओके होगा भारत में शामिल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की जनता का खून खौल रहा है। भारत आतंकवादियों और पाकिस्तान से बदला लेने का मन बना चुका है। बदले का प्रकार कल्पना से बड़ा होगा और उसमें आतंकियों की बची खुची जमीन खत्म करने के अलावा पीओके भी भारत में शामिल करवाया जा सकता है, क्योंकि पीओके के लोगों के मन में विकास की उम्मीद है और ये उम्मीद पीएम मोदी ही पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मियां आसिफ अली पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। एक नहीं, पिछले कुछ दिनों में तीन ऐसे बयान हैं। एक तो भारतीय पार्लियामेंट का वो रेजोल्यूशन जो पास किया है जिसमें पूरे कश्मीर को इंक्लूडिंग पीओके भारत का क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें पाकिस्तान का जो 1947 के बाद कबालियों का हमला था उसके चलते जो जमीन कब्जा की गई है वो अब भी भारत की है। दूसरा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 287 में ये मानते हैं कि पीओके विदेशी जमीन है, वो खुद भी मानते हैं। कोर्ट में अगर बात जाती है तो वो कहते हैं कि यह तो विदेशी जमीन है। ये दूसरी चीज। और तीसरा, एस जयशंकर का बयान, पीओके हमारा था, है और रहेगा आगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द पीओके आके मिलेगा। लेकिन इससे अलग पीओके में हो रहे तमाम विरोध प्रदर्शन, तमाम वहां पर रैलियां, वो भी इशारा करती हैं कि वहां की जनता अब तंग आ चुकी है। मेजर जनरल अनुज माथुर, बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि पीओके ये नहीं है कि आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। आप देखें कि कैसे जम्मू कश्मीर के जो असेंबली में है, हमने कुछ सीटें उनके लिए मुकर्रर करके हमेशा से रखी हुई है। वो हमेशा से रखी हुई है, सही कह रहे हैं। तो इसमें न कभी संदेह था, न है, न रहेगा। कोई इस बात को माने या न माने, ये उनकी अपनी सोच है, क्योंकि उनके पास कई रेस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी भी बात को मानने या न मानने के लिए। अब प्रश्न ये है, देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो ये रहा है कि ये जो कैरेक्टर है वहां के जो सिस्टम का, वो सिस्टम का कैरेक्टर कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो पंजाबी डोमिनेटेड। आज आप देखिए पाकिस्तान की सेना में कि क्या परसेंटेज पंजाबीज का है, इसमें कोई वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने जो हिस्से बलात् लाए गए थे, बलपूर्वक लाए गए थे पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हो, उन हिस्सों में उन्होंने कोई इस प्रकार का काम करने का प्रयास नहीं किया कि उनको मिला करके साथ ले जा करके उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। वहां हर समय, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की जगह हो या कहीं भी हो, वहां पर प्रयास ये किया गया कि ताकत के जोर पे, बल के जोर पे उसको अपने साथ रखा जाए और उनके साथ कहीं ना कहीं वहां
के बाशिंदों, वहां के लोगों की नजर में कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय होता रहा। यही बात आज उभर के बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में। तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ है और ये पीओजेके कभी भी ऐसा नहीं का हिस्सा नहीं है। लीगली बिल्कुल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव कि जो 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 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन Exactly. तमाम राजवाड़ों ने 562 राजवाड़ों ने साइन किया था, एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज, एग्जैक्टली डिट्टो, इसमें कोई स्पेशल चीज की मेंशन नहीं थी, वही का वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कि कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ कि पीओजेके भारत का हिस्सा है और रहेगा। अब सिर्फ ये है कि वो फॉर्मली कब इंटीग्रेट होता है भारत के साथ, और जिस प्रकार से वहां पर आवाजें उठ रही हैं, इसका अभी भी पाकिस्तान की आर्मी इसका लेसन लेने को तैयार नहीं है। वहां पर अभी भी वहां पर किस प्रकार से लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, किस प्रकार से वहां पर उनके चीजें छीन करके वहां पर मिलिट्री के बेसिस और ऑब्जर्वेशन पोस्ट और दिस दैट एंड द अदर उनका। तो मेरा ये मानना है कि बहुत दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है राजीव, आप देखेंगे हमारे रहते रहते ये ठीक है सर, मैं समझ पा रहा हूं कि क्या आप वहां कहना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार 1994 में पार्लियामेंट में इसको पास कर चुकी है और कई चीजें हैं, लेकिन मेरे साथ मियां आसिफ अली भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पाकिस्तान किस एंगल से सोच रहा है इस पर, यह भी समझ लेते हैं यहां पर। लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर 272 पाकिस्तानियों ने अब तक भारत को छोड़ दिया है। पिछले 2 दिनों में सैकड़ों पाकिस्तान के सिटीजन भारत से निकल चुके हैं। जैसे भारत का फैसला था, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए उन्होंने भारत को छोड़ दिया है। लेकिन महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी सिटीजन गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा। मेडिकल वीजा वालों के लिए हालांकि 29 अप्रैल तक की डेडलाइन है। 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा हासिल करने वालों को भारत से जाना है और उनको जाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1000 पाकिस्तानी सिटीजन थे, अब तक कई जा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा गायब हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, 12 तरह के शॉर्ट टर्म वीजा धारक अब जा चुके हैं। चलिए मियां आसिफ अली से बात कर लेते हैं। मियां आसिफ अली, सरकार ने, भारत की सरकार ने कहा था कि जिन्होंने भी वीजा लिया है वो चले जाएं, चले गए हैं कई सारे लोग और कई सारे गायब भी हो गए हैं। देखिए राजीव, ये जो गायब होने वाली बात है, जाहिर है जो बंदा वीजा लेके जा रहा है वो कानूनी तौर पे गया है, कानूनी प्रोसेस के तहत गया है। और अगर किसी का कोई इश्यू होगा कि कोई मेडिकल के लिए गया है, कोई इलाज के लिए गया है, या कोई अपने अजीजों से मिलने के लिए गया है, तो यकीनन आगे पीछे होगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि ये नहीं होता कि ऐसे लोग जो कानूनी तौर पे जाते हैं, खासकर जो लोग इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं, वो वहां पे रुक नहीं सकते, वो वहां पे गायब नहीं हो सकते। तो ये हो सकता है कि किसी को टाइम लग जाए, कोई रास्ते में हो, कोई कहीं पे हो, कोई किसी के कुछ इश्यूज बन जाए, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फैसला हो गया तो उन्होंने आना ही है, वहां पे अब रुक के उन्होंने करना क्या है। जाहिर है रुकेंगे तो वो उल्टा जेल जाएंगे और लंबे अरसे के लिए जाएंगे। बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं पहले कि जो लोग गए वहां पे, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो गया लेकिन वो तो हर कंट्री में होता है कि अगर आप अपने वीजा की लिमिट को आगे क्रॉस करते हैं बिना एक्सटेंड किए हुए, वो हर जगह होता है। लेकिन मेरा सवाल ये भी अब ये है आपसे कि भारत सरकार अब पहलगाम इस अटैक के बाद शायद ये कहना चाह रही है कि जो हुआ है वो किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसीलिए शायद पहली बार सिंधु जल समझौता भी मुलतवी किया गया है कुछ दिनों के लिए, जो अब तक किसी जंग में नहीं हुआ था। लेकिन मेरे साथ अभी कुछ देर पहले हमारे साथ राणा अली जोहेब जुड़े थे, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो इस पर जश्न मनाया जा रहा है जो अटैक हुआ है। क्या आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं? किस
बात पे जश्न मनाया जा इस रहा है? अटैक को लेकर राणा अली जोएब ने यह कहा कि पाकिस्तान में तो राजनीतिक जश्न मनाया जा रहा है। है। नो 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 नो, कोई बात नहीं है। किसी भी बेगुनाह के मरने पर कहीं पर भी कोई जश्न नहीं मनाया जा एग्जैक्टली, सकता। मैं भी यही सोचता और था। ना ही पाकिस्तान में ऐसा कोई जश्न मनाया गया है, ना कोई खुशी का इजहार किया गया है। पहलगाम में जो पहलगाम में मरने वाले हैं वो एक बेगुनाह टूरिस्ट हैं, तो उस पे तो कोई दुनिया की कोई दीन धर्म, कोई मुल्क, कोई इंसानी इक़्तिदार इजाजत नहीं दे सकती कि उस पे जश्न मनाया जाए। और अगर किसी ने ऐसी कोई बात की है तो बिल्कुल उसने जाहिलाना बात की है। अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी जश्न मनाया गया हो। जश्न मनाना तो बात की बात है, इत्मीनान का इजहार भी किया गया हो या सेटिस्फेक्शन जाहिर की गई हो कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जो टूरिस्ट मारे गए हैं, बड़ा अच्छा हुआ है। कतन भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम लोग अपने यहाँ, हमारे यहाँ जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उसकी मजम्मत करते हैं वहां बेगुनाह मरने वालों की, तो हम पहलगाम में बेगुनाह जो मारे गए हैं उनकी हिमायत कैसे कर सकते अरे हैं? स्कूलों में जब पेशावर ऐसी में कोई बच्चे बात मारे नहीं गए है। थे तब यहाँ पर खाना नहीं बना था, इस बात की तस्दीक मैं कर सकता हूँ आपके सामने। लेकिन फिर अब सीधा सवाल आपसे एक और रख लेता हूँ, उसके बाद मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करूंगा। जो करंट सिचुएशन है आसिफ भाई, उस करंट सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जो हालात हैं वो जानबूझकर बिगाड़े गए कम्युनल वायलेंस करवाने के लिए, या फिर आपको लगता है जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव हमेशा से रहा है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसके पीछे वो मैसेजेस काम करता है जिसे टेररिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, जब बात है इस हवाले से जो मौजूदा सिचुएशन बन गई है, तो उसमें बड़ा हैरानकुन मामला है। और मैं अक्सर बहुत सी वीडियोस आ रही हैं जिसमें देख रहा हूँ कि मुसलमानों पे अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, भारत के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में, गाँव से उनको निकाला जा रहा है, शहरों के अंदर उन पर अटैक हो रहे हैं, कश्मीरी तलबा पे हमले हो रहे हैं। ये बड़ी ये खतरनाक सूरत हाल नहीं, है। एक दो स्टूडेंट की बात तो सही आपकी मान सकता हूं, मैंने भी सुना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि भारत में हमले हो रहे हों। जो लोग लौट के आ रहे होंगे शायद उनसे आप पता कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की बात है, एक स्टूडेंट की बात तो है। वीडियोस मैंने खुद देखी हैं, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहां पे भी ये प्लान किया गया है, क्योंकि हम तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं पाकिस्तान का तो इसमें कोई किरदार नहीं है, ना ही पाकिस्तान ऐसा कोई काम कर सकता है बेगुनाहों के मरने वाला। तो जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो तैयार किया गया है, जिसने भी किया है, मैं समझता हूँ कि उसने अगर तो भारत के अंदर से किया है तो उसने अपने यकीनन नताइज हासिल कर लिए हैं कि जो ये चाह रहा होगा कि वहां पे फिरका वाराना जो बुनियादों पे मसाइल शुरू हो जाएं। की बात की गई, आजाद कश्मीर के हवाले से बात की गई, अभी भी मेरे दोस्त यही बात कर रहे थे। तो एक बात तो वाज़ेह है, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साथ जो जुड़ा हुआ है इस वक्त, तो हासिल करना महज एक बात कि ये दीवानी ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है इस वक्त सवाए वाले के कि जो आके उसको पाकिस्तान से हासिल कर सके या उस पे कब्जा कर सके। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो जो जम्मू कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, वो जम्मू कश्मीर को भारत को देने का है, तो क्या उस पेपर के आधार पर ये इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं होता है पाकिस्तान का? हाँ जी, देखिए दो बातें हैं वहां पे, क्योंकि महाराजा ने जो ट्रीटी साइन किया है जाके भारत के साथ, वो कर रहे हैं वो 28 अक्टूबर को, जबकि 24 अक्टूबर को आजाद कश्मीर कायम हो चुकी थी। वहां पे जो वैली के लोग थे, जो मकामी लोग थे, वो वहां पे बगावत करके अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। और दूसरी बात यह है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक फैसला है और बाकायदा तौर पे फैसला है कि कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला अपनी राय से करना है। और इस बात को कई दफा मोहतरम जवाहरलाल नेहरू साहब जलसों में दोहरा चुके हैं कि जो कश्मीरी अवाम है वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। तो ये तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। वैसे तो वाज़ेह सी बात है, उस वक्त जो हुआ था, एक तरफ जूनागढ़ और मनादर तो जो था
वहां के राजा ने जब पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था तो उस पे तो जबरदस्ती कब्जा यही कह के कर लिया था भारत ने कि नहीं भाई यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है पॉपुलेशन की, तो ये तो हमारा हिस्सा बनता है, नेचुरल हिस्सा बनता है भारत का। हैदराबाद दक्कन पे भी कब्जा इसी तरह किया गया था। तो लेकिन कश्मीर पे हैदराबाद भी आके क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था? खैर वो बात अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि भारत अब पीओके को अपने हक में ले सकता है, अपने साथ ले सकता है? राजीव भाई, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि जो हालात बने हैं, जश्न है, अगर किसी किस्म के एडवेंचर की कोशिश की गई भारत की जानिब से, तो कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जरूर, जो मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका एक बड़ा हिस्सा जरूर पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। जो हालात आ रहा हूं। अब मैं मेजर साहब का रुख कर लेता हूं क्योंकि बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपने आसिफ भाई को सुन लिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा एडवेंचर हुआ तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का साथ हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई इंडियन आर्मी के पास इतने एसेट्स नहीं हैं कि वो पाकिस्तान की 7 लाख की आर्मी को जवाब दे पाए? ये मैं राजीव सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे को इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो इतिहास ये उठा के देख लें जो कि इन्होंने जीवित होते हुए देखा है। 4 बार प्रयास किया, 4 बार मुंह की खाई, 1 बार टुकड़े करवाए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो 1 मिलीमीटर भी वहां आकर के ले लेंगे। हर बार इन्होंने प्रयास किया, कारगिल में कोशिश करी, 71, 65, 48 की तो बात ही आप छोड़ दें। अब मैं शुरू से आपको इतिहास, जब क्योंकि इन्होंने इतिहास को कोट किया है तो मैं भी बता दूं आपको इतिहास, कि जब इन्होंने कहा कि वहां पर वहां के कबायलियों ने और विद्रोहियों ने, कोई विद्रोही नहीं थे वहां, रेगुलर पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे 1947-48 में। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और जहां तक सवाल अपनी उसका है, वो बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ था। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है राजीव कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। और उसमें जो बाकी जिन लोगों ने जितना भी साइन किया है, वैसा का वैसा ही, उसमें एक शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप भी बदली नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो मानना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ये बात बिल्कुल साफ है। अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं, देखिए जिस प्रकार का रिएक्शन पाकिस्तान का है और जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के जेस्चर्स पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के राजनीतिक अधिकारी, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनके मंत्री हैं, वो कर रहे हैं, वो उसका पता है क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। उसकी वजह ये नहीं है कि भारत ने उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिए। एक टैंक भी मोबिलाइज नहीं हुआ है इंडियन आर्मी का। और पाकिस्तान आर्मी ने इतने जबरदस्त वहां पर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। उनके जो रिएक्शंस हैं राजीव, दे आर डिसप्रपोर्शनेट। और वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस इसलिए नहीं है कि हमने वॉर डिक्लेयर किया है। वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस इसलिए हैं राजीव कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को ये पता है कि भारत की सेना आज की तारीख में 2 चीजें, भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, वो दोनों कहीं डिफरेंट लेवल पे हैं। इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है राजीव, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। ये लोग जाके चेक कर सकते हैं कि इनके पास सबमरीन्स कितनी है, हमारे पास कितनी है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, इनके पास कितने फलाकू विमान कितने हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कोई भी चीज चेक कर लें। और सबसे बड़ी ताकत मोराल, वो भी आप चेक कर ले जाकर के, जिस प्रकार से मास स्केल लोग बाग दाएं बाएं जा रहे हैं। देखिए राजीव, ये मैं बताता रहा हूं आपको पहले भी कि एक सोल्जर को लड़ने के लिए किस चीज की ताकत की जरूरत होती है। वो ताकत की जरूरत होती है, वो ताकत उसकी होती है कॉज, राइटियसनेस। और कोई कॉज नहीं है इनके पास। जो बांग्लादेश में हुआ था वही हुआ था, क्योंकि कॉज वहां की सेना। अब वरना मुझे आप बताएं, 93,000 आर्म्ड फोर्स सरेंडर करेगी। इससे ज्यादा ये जो डीमोटिवेटेड फोर्स कोई दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसा। तो मेरा और उसमें कोई एटम बम नहीं मारा गया था, कोई कुछ नहीं मारा गया। आप सही कह रहे हैं, किसी तरह के एटम बम का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। फिर भी 93,000 सरेंडर कर गए थे। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनका यह कहना था कि टेररिस्ट 22 घंटे पैदल चले थे पहलगाम पहुंचने के लिए।
इनके पास M4 कार्बाइन थी और AK-47 थी। M4 जो US आर्मी का हथियार है, जो आजकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पर लश्कर तैयबा के पास दिखता है। 4 टेररिस्ट इसमें शामिल थे। हमले में 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे और 1 इंडियन शामिल था। स्थानीय टेररिस्ट आदिल खोकर इस हमले में शामिल था। आदिल खोकर इस वक्त शामिल था। मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं आपसे बात करता हूं, फिर उसके बाद मैं रुख करूंगा आसिफ अली साहब का। ये खुलासे किस बात का इशारा करते हैं? 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट और 1 इंडियन टेररिस्ट की बात कर रहे हैं उसमें। देखिए राजीव, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस अंडरवे हैं और एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस आपको ये पता पड़ेगा कि ये जो 3 पाकिस्तानी हैं, इसमें से डेफिनेटली उनके फोर्सेस के लोग हैं, रिटायर्ड या सर्विंग। कोई इतना जबरदस्त मिलिट्री प्रिसिशन के साथ ये अटैक प्लान किया गया और इसको मतलब आप कहना चाहते हैं कोई आम सा टेररिस्ट जो केवल टेरर क्रिएट करने के लिए आया है, वो इतना ब्रूटल नहीं हो सकता? ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए हासिल की गई चीज है। राजीव, मैं कहना चाह नहीं रहा हूं, मैंने कहा है, कोई इसमें शक ना हो। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल साफ, क्लियर और बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से। अब आप देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है, कभी भी ये जो हमला है राजीव, ये हमला कश्मीरी पे या किसी टूरिस्ट पे नहीं है। ये हमला कश्मीर की शांति के ऊपर हमला है। दिस इज अटैक ऑन द पीस ऑफ कश्मीर, दिस इज द अटैक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर। और ये बात अभी ये कुछ दिन पहले इनके वो जो कसूरी साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी कि मैं ये कोई मदद कर रहा है, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। वो अलग स्टेटमेंट्स होते हैं राजीव। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं कश्मीर में शांति नहीं होने दूंगा। ये एक बहुत खतरनाक और बहुत जबरदस्त तरीके का टेररिस्ट स्टेटमेंट है। अब मैं आपको एक और 2 बात, आई विश हम लोग उन क्लिप्स को दिखा सकें जब इनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने जाके ब्रीफिंग की थी। उन्होंने कहा था कि हम 45 या 47 टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में चला रहे हैं। एग्जैक्टली इमरान खान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। और कुछ दिन पहले उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि हम 30 साल से दिस डर्टी जॉब वी आर डूइंग फॉर यू। आप इसके लिए कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप ये काम कर रहे हैं। और आज मैं ये बार बार यही इनको बताने की प्रयास करता हूं कि इस बात को आप समझिए। आशिक मीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा सा अपने करस्पॉन्डेंट के पास मैं अनंतनाग का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है इसको जरा डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार सेना सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है और सुरक्षा बलों को कई सारी लीड्स भी मिल रही है, जिस हिसाब से इस घटना का संज्ञान जो है अब एनआईए इस पर जांच कर रही है, तो एनआईए को कुछ पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि जो आतंकी पहलगाम के बेसन हमले में मुलव्वस है, उनके हाथ में जो है M4 कार्बाइन राइफल थी और साथ साथ AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल एक फोटोग्राफर है जिससे ये पता चला है, क्योंकि जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर फोटोग्राफर हमेशा रहते हैं जो इन पर्यटकों की तस्वीरें लेते हैं। और इसी तरह जो है वहाँ पर एक फोटोग्राफर था जो अपने प्रोफेशनल कैमरे के साथ था और उसने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाया और वही वीडियो जो है अब एनआईए के पास पहुंचा है, जिससे एनआईए को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी आसानी भी हो सकती है। और साथ साथ ये पता चला है कि 3 आतंकी ऐसे हैं जो साफ तौर पर पाकिस्तानी थे और उनमें से एक आतंकी जो है वो घाटी का ही था, जिसका नाम आदिल ठोकर के तौर पर सामने आया है। यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है रिवील हुई है और ये भी पता चला है कि जहां पर ये घटना घटी है, यानी जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, वहां से पहले रैकरी की गई है, उस एरिया को पहले देखा गया है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को जो है वहां पर किया जाए। और इसी एरिया को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर गाड़ियों के जरिए इंसान नहीं पहुंच पाता है, वहां पर बाई फुट या घोड़े के जरिए टूरिस्ट जो है पहुंचाया जाता था। फिलहाल जिस तरह से अब इस आतंकी हमले की जांच चल रही है, एनआईए को काफ़ी ज़्यादा लीड्स भी मिल रही है, जिस पर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई सारे ऐसे लोगों को जो है डिटेन किया गया है, ज़्यादातर ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं संबंध जो है आतंकियों के साथ रहा है।
और हमने देखा बीते कुछ दिनों से लगातार कई सारे आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया जा रहा है। यानी अब जो है रणनीति बदली गई है और उसी रणनीति का इस्तेमाल जो है हम घाटी में इस समय देख रहे हैं। आशिक मीर, इसके साथ जो तीन पाकिस्तानी टेररिस्ट और एक इंडियन टेररिस्ट होने की बात सामने आई है, इस पर भी कुछ डिटेल बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लश्कर तोयबा के आतंकी जो है लगातार घाटी में सक्रिय है और जिनके लिए जो है इंटेलिजेंस इन्फो की तरफ से एक इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि 70 से 75 ऐसे आतंकी है जो खुले तौर पर पाकिस्तान के हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का ग्राफ जो है नीचे चला गया, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे जैश है, चाहे TRF है या लश्कर तोयबा है, तो इन तमाम संगठनों के आतंकी जो है घाटी में इस समय है और वो लगातार यहाँ पर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी पता चला है कि जो घटना पहलगाम में हुई है, जहाँ पर 26 मासूम लोगों की जानें ली गई है, इसमें 3 आतंकी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं और उनमें से एक जो घाटी का भी है, यानी कश्मीर के शोपियां के इलाके का रहने वाला आदिल ठोकर है, जो इस घटना में मुलव्वस है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। 14 ऐसे आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं जो लगातार घाटी में सक्रिय है। ये लोकल टेररिस्ट है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक 10 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक मीर मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। मैं रुक कर लेता हूं, यहाँ आसिफ अली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ भाई, आपने देखा होगा भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने उन फैसलों की जानकारी इंफॉर्मेशन दी जो फैसले भारत की गवर्नमेंट ने लिए थे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे या अटारी वाघा बॉर्डर बंद करेंगे या और भी जितने फैसले हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो पॉलिटिशियंस के बयान सामने आए वो कुछ हाफिज सईद के बयान जैसे हैं। जो हाफिज सईद का एक पुराना बयान है जिसमें उसने कहा था कि अगर पानी रोकने की कोशिश की तो आपकी सांसें रोक देंगे। ये खून बहाने की बातें आपसे पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों करने लगी? देखिए, जो खून बहाने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात की। इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही पाकिस्तान के साथ उस वक्त भी ज्यादती थी कि हमारे हिस्से का बहुत सारा पानी जो था वो ईस्ट पंजाब को दे दिया गया। हालांकि ईस्ट पंजाब ओनली 1/3 था पाकिस्तानी पंजाब से, तो सारे के सारे दरिया ऑलमोस्ट हमारे उठा के 3 उन्हें दे दिए गए थे, हमें सिर्फ 2 दिए गए। और उनमें से भी जो बार बार डैम्स बनाए जाते रहते हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत से डैम बनाए गए, बगलीहार डैम भी उन्हीं पे बनाया गया, किशन गंगा बनाया गया, रतले आजकल चल रहा है। किशन गंगा के लिए तो शायद ICJ में बात हुई थी और वहां पर सारी चीजें क्लियर भी हो गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि उस पे किया गया, काफी कुछ किया गया। तो अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को तो पानी वो हमारे लाइफलाइन है। तो बिलावल तो जरदारी ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि वहां पर पानी हमारे अपने इंटीरियर भी बहुत बड़ा मसला है। आसिफ भाई, मेरे ख्याल से यहाँ एक लाइन खींचनी होगी। बिलावल कह रहे हैं अगर हमारा पानी रुका तो वहां से उनका खून बहेगा। ये खून बहने वाली बात लाने की जरूरत क्या है? और पानी की जहां तक बात है तो झेलम, चेनाब और सिंधु, इसका पानी 80% आपको ही मिलता है, इसका 80% पानी भारत को नहीं मिलता है। बिल्कुल 80% पानी जो है उसके मुताबिक वादे जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक तो हमें ही मिला, लेकिन बाकी का जो पानी है उसको भी रोक नहीं सकता भारत। उस पर से वो सिर्फ वो हाइडल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकता था, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश की जाती रहती है। और अक्सर हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम आता है तो वो पीछे डैमों में पानी रोक दिया जाता है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास। बोलिए आसिफ भाई, आप बोलिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंधु दरिया है, जो इंडस रिवर, वो इतना बड़ा इश्यू है कि अगर हमारे 2 सूबे पंजाब और सिंध में भी इस पे इख्तलाफात हो जाते हैं कि कौन कितना पानी यूज करेगा उसका,
और एक दूसरे के खिलाफ भी सख्त इस पर रिमार्क पास हो मान जाते लीजिए हैं। मान तो लीजिए इस हवाले भारत से रोक बिलावल देता है, तो क्या पाकिस्तान ने जैसा कहा है कि ये जंग जैसी सूरत पैदा होती, क्या पाकिस्तान जंग करेगा? बिल्कुल, बिलावल ने यही बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें नहीं तो फिर इसमें खून बहने से मुराद उनकी यही है कि फिर इस पे जंग होती है। अच्छा। और इस मामले पे होती है, अगर सिंध का जाता है और उस मामले में अगर हुकूमत पाकिस्तान जंग नहीं करती तो यहाँ का रहने वाला शऊर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से सवाल करेगा कि आप क्या कर रहे हैं बैठे हुए। उन्होंने हमारी सांसें रोकने की कोशिश शुरू कर दी है, हमारा पानी रोक के हमारी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग उस पर कोई एक्शन तक नहीं ले रहे। और ये जो बात उन्होंने की है कि फिर जो ये डैम है उड़ी वाला उड़ाने की बात जो की गई है, तो वो बिल्कुल इस पर हर पाकिस्तानी क्या गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ये कदम उठा सकती है कि वो डैम उड़ा दे? बिल्कुल, अगर पानी रोका जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर आ रहा किया हूं सर, जाता आ रहा है हूं। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बिल्कुल इसके लिए तैयार बैठी है। अच्छा, डैम उड़ाएंगे तो अगर मान लीजिए इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका जो फोर्स होगा वो पाकिस्तान को यूं ही तबाह कर देगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ ज्यादा सोच रही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान साइड की बात सामने रख रहे हैं, तो इसका जवाब मैं अपने एक्सपर्ट से ही ले लेता हूं, वही ज्यादा बेहतर जवाब यहां पर देंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान ने कहा था अगर पानी रोका गया तो ये से जंग माना जाएगा, और आसिफ अली भाई भी यही कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का भी इशारा यही है कि फिर जंग होके रहेगी, डैम को भी तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है कि भारत रोकेगा, भारत तो रोक चुका है, रोकेगा तो दूर की बात है। राजीव, देखिए मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। एक तो मैं इनका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में लोडेड है। इनको गलत ध्यान है। इनको अभी तक तो यही नहीं पता था कि हमें 2 दरिया दिए हैं, उनको 3 दरिया दिए हैं। कितने दरिया हैं मैं आपका ज्ञान बढ़ा देता हूं। इसमें जब 6 कहने के लिए 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बियास, जिसमें से बियास नदी भारत के रोहतांग से निकलती है और भारत के हरिके में समाप्त हो जाती है। बियास नदी के पानी पर पाकिस्तान का कोई 1 मिलीलीटर भी हक नहीं है। हमारी नदी है पूरी। उसके बाद 1960 की ट्रीटी में 3 दरिया इनको दिए गए, सिर्फ 2 भारत ने रखे। पहली बात, भारत एक अपस्ट्रीम नेशन है। राजीव आप बात सुने, अपस्ट्रीम। इसके बाद भी इनको जाकर के मेरी सलाह रहेगी कि ये जाके इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़े। उसके बाद उनको दरिया देने के बाद पैसा और दिया है। आप क्या बात कर रहे हैं जितने, तो इसको छोड़ दें। और जहां तक सवाल है, ये लॉपसाइडेड, वन साइडेड ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसमें कि लगभग 83% पानी 5 रिवर्स का मिलाकर के पाकिस्तान में जा रहा था। और ये उनके लिए बजाय इसके कि इसको एक अच्छी बात समझ करके इसके लिए वो ग्रेटफुल होते, ग्रेटिट्यूड देते, उन्होंने इसका अलग ही इसको अलग अलग लेवल पे ले गए। पहली बात। दूसरी बात यह है, देखिए जिस प्रकार से कोई बात कही जाती है उससे आपके कैरेक्टर को नजर आता है। जैसे कि इनका एक सेलेक्टेड कर्नल साहब जो कि इंग्लैंड में डिफेंस अटैची है, वो डिफेंस अटैची अगर इंग्लैंड में है, इसका मतलब उनकी फोर्स का सबसे काबिल अफसर वो होगा। वो वहां पर गर्दन काटने, सर थन से जुदा वाली बात करता है। और जिस प्रकार की भाषा वहां के पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं, ये कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है। खून बहेगा, ये बहेगा, वो करेंगे, हमारे एटम बम वहां लगे हुए हैं, शाहीन हमने इसलिए नहीं रखी, उसलिए नहीं रखी। ये तमाम बातें मैं थोड़ी देर पहले भी राजीव आपको बता रहा था। उसकी वजह ये है कि ये सारा ये बहुत जबरदस्त डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है और ये उनके जो आतंकवादी कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करता है। यही बात किसी और तरीके से भी कही जा सकती थी, उनका ये बहेगा, मेरा वो बहेगा। ये जो है ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। और ये वो भुट्टो साहब हैं जिनके माता को और नाना को इसी आर्मी ने कैसे, सब वो अभी हमारे मित्र बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आप ये देखिए कि ये कैरेक्टर जो है उनकी आर्मी का और ये जो कैरेक्टर है उनके सियासतदानों का, वो एकदम सामने से उभर करके आ रहा है। उनकी भाषाओं से ये लगता है
कि पूरी की पूरी हताशा है, हताशा। क्योंकि मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन में जाके कहा था, जब वो वहां के राष्ट्रपति थे, हेड ऑफ द नेशन थे, कि वील ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। Yes. कोई दुनिया का दूसरा देश नहीं है राजीव जिसकी की पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी आतंकवाद के ऊपर आधारित है सिवाय पाकिस्तान के। इनके तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे 30 साल से हम आतंकवादियों को पाल रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर जब थे इमरान खान, उन्होंने जाकर के अमेरिका में बोला है कि हम 45 टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं। तो ये तमाम बातें, ये माने या न माने, इनकी बात अलग है। वही कैरेक्टर है इनका भी, वही कैरेक्टर है कि आपको ठीक है सर, ठीक है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, पहलगाम हमले की जांच में पाकिस्तान का पेच यहां पर आप देखिए। जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहता है पाकिस्तान। रूसी न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने रूस की न्यूज एजेंसी से कहा कि रूस पॉजिटिव रोल निभा सकता है, चीन और वेस्टर्न देश भी इसमें अहम रोल निभा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच? रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा, वो ये अजीब सा हाल है कि वो इंडियन लीडरशिप को इस दायरे में भी डाल रहे हैं कि डाउट में आ जाए, और यहां पर भी कि चाइना आए और रूस आ जाए। चाइना कितना बेहतर है भारत के साथ, ये दुनिया जानती है। अंतर्राष्ट्रीय टीम, इंटरनेशनल टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है, और उनका ये कहना होगा कि जो भारत करेगा हम भी वही करेंगे। मियां आसिफ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मियां आसिफ, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी क्या इस डाउट में है या इस बारे में सोच रही है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है? अब कहां होगा, किस फॉर्म में होगा, यह शायद देखना होगा। क्या यह सब कुछ चल रहा है वहां पर डिस्कशन में लोगों के दिमाग में? देखिए, कुछ होता है या नहीं होता, ये तो पहले से एक बात तयशुदा है, अंडरस्टूड है कि किया तो है। भारत ने यहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश तो अभी नंदवाला मौजूद है, सबके सामने मौजूद है, तो ऐसा कुछ उससे उम्मीद तो रखी जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ होगा उसका जवाब देने के ऐसा नहीं है कि अगर कुछ होता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा या उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया जाएगा या करने दिया जाएगा। ये बिल्कुल जिसको आप कहते हैं सफाई फाड़ दे कि जवाब नहीं दिया जाएगा या उसको रोका नहीं जाएगा। तो दो सूरतों में नहीं करते तो भी, करते हैं तो भी जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है, किसी किस्म के एडवेंचर का जवाब नहीं। क्या तलखी पाकिस्तान का एग्रेशन, अब तक हमने देखा है कि 71 का वॉर भी पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, जिसके बाद अगले दिन फिर इंदिरा गांधी ने उसको एज ए वॉर डिक्लेरेशन माना और फिर आगे जवाब देना शुरू किया। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी वॉर स्टार्ट करे, या फिर पाकिस्तान की जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है, क्या न्यूक्लियर वेपन्स को भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है? देखिए राजीव, ये बिल्कुल साधारण सी बात है। स्टार्ट करने की बात है तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। 71 में भी हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हमने जाके कोई अटैक। क्या बात कर रहे हैं आसिफ भाई, यहां मैं आपसे चाहूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड डेट्स को कंफर्म कर लें। मैंने कई बार कई जगह और हिंदुस्तान से बाहर की किताबों को पढ़ के इस बात को जाना है कि पहले आपने पठानकोट एयरबेस के साथ जम्मू कश्मीर और कई एयरबेस को निशाना बनाया था, अगले दिन से एक्सेप्ट किया गया। ये वो इतिहास है जो कि एक मिनट पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास हमने जिया है, हमने देखा है इसे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये अपना जाकर के ज्ञान बढ़ा लें। वो अटैक किया गया था और वो चल रहा था, वो पहले से चल रहा था, भारत की जानिब से चल रहा था। वेस्टर्न फ्रंट पे यकीनन बात है कि वहां पर जो प्रेशर था ईस्टर्न फ्रंट पे, उसको कम करने के लिए वेस्टर्न साइड पे हमने यहाँ पे कार्रवाई की थी, लेकिन ईस्टर्न साइड पे नहीं की थी। ईस्टर्न साइड पे मुक्ति बाहिनी हो, उसकी सूरत में अटैक जो किया गया है वो भी उधर से ही किया गया था, हमने नहीं किया था। तो ये मामला तो मौजूद है। बाकी आपने न्यूक्लियर वेपन्स वाली बात की, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनका यूज कहने में आसान है,
करना आसान नहीं है, लेकिन ये क्योंकि deterrent की पाकिस्तान तरह की है। पॉलिसी है कि फर्स्ट अटैक कभी भी हम नहीं करेंगे और ना ही किसी किस्म का हाँ। करेंगे, लेकिन ये देखिए उसी तरह किया जाएगा जिस तरह का अटैक फिर नहीं दिखाएगा कि फिर क्या करना है क्या नहीं, फिर तो जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का रुख आपने रख दिया। अनुज जी अब हाँ, आप मैं- बताइए। हाँ, देखिए, मैं आपको राजीव सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि भारत के किसी भी लीडर ने, इन एनी केस भारत के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, कभी बात बकवास बाहर जाके करते नहीं है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। आपने ना तो अनिल चौहान का कोई स्टेटमेंट सुना होगा, ना उपेंद्र द्विवेदी का कोई स्टेटमेंट सुना होगा, क्योंकि उनको अपना काम करना आता है। वो तो दुनिया के तमाम कामों में टांग अड़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगातार हर मंत्री कह रहा है कि हमने वो दिवाली में चलाने के लिए थोड़ी रखे हैं, उनका मुंह वहां लगा हुआ है, उनके शाहीन हमने 130 बम लगा के रखे हुए हैं। ये तमाम चीजें बौखलाहट का द्योतक हैं राजीव। ये उनको परेशानी है। इन्होंने जो बनाई थी अपनी पॉलिसी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की, और जो वो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की, वो इसलिए बनाई थी क्योंकि ये कन्विंस्ड है पाकिस्तान कि वो कन्वेंशनली भारत के साथ कहीं नहीं टिकता, इसलिए उन्होंने इसको आतंकवाद को अपनी पॉलिसी बनाया था। और अब सूरत हाल ऐसे पैदा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं कन्वेंशनल वॉरफेयर हमें मुंह बाय नजर आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान वहां से अपने मोबिलाइजेशन, हमने कुछ नहीं किया, अपना मोबिलाइजेशन